तो लेकिन चलो इसको डिसाइड करता हूँ, क्वेश्चन मैं भेज भी दूंगा। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आल्सो। देखो है ना, अब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है ना, स्पीकर मेरे से दूर है, मेरे कान में हेडफोन नहीं है, तो आई एम एंजॉयिंग द क्लास। तो वरना सिर दर्द हो जाता है ना, और दिमाग काम ही नहीं करता था, कई बार कैलकुलेशन एरर्स हो जाते थे, वो आप नहीं होता है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि हमारे पास ये और ये दोनों, और दोनों रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में है ना। ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बी आर, ये क्वेश्चन में लिखा है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, एट दिस मोमेंट, मतलब जिस समय रिलीज किया गया। वहां पे लैंग्वेज अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब एक ही निकलेगा एट दिस मोमेंट। तो मान लिया इस मोमेंट को हमने t = 0 मान लिया, हमने इस मोमेंट को t = 0, तो t = 0 पे दोनों रेस्ट में है। जब हम छोड़ेंगे फिर जब स्पीड आएगा तो ये ऐसे भागेगा, ये इधर भागेगा, सारे दोनों ही ए और बी, रिंग ए और रिंग बी दोनों ही रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो बोलो दोनों रिंग कैसे पाथ में मूव कर रहे हैं? पाथ कैसा है बताओ, पाथ ऑफ मोशन कैसा है रिंग का? सर्कुलर, सर्कुलर है, वेरी गुड। तो पाथ ऑफ मोशन इज सर्कुलर फॉर द रिंग। यदि रिंग का पाथ ऑफ मोशन सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन में दो ही चीज तो होता है, या तो रेडियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों होता है बेसिकली। अब दोनों होता है, कोई जीरो भी तो हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पर तो रेडियल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²/r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो भी dv/dt ये फार्मूला है, लेकिन दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द फोर्स along the radial and this will be summation of the force along the tangential direction। ये होता है ना, net force equal to mass into acceleration। कंपोनेंट लेकर नहीं करते थे ना, देखो जैसे हम x और y में लिखेंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अलोंग y इक्वल टू मास इनटू y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। उसी तरह से हम सर्कुलर में क्या लिखते हैं, नेट फोर्स अलोंग रेडियस या अलोंग सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एंड नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यही लिखते हैं ना बेटा, जहां तक की बात क्लियर है बोलिए। यस सर। ओके, यूज आपको क्लियर है बेटा? यूज बोलो यूज, आवाज जा रही है बेटा? देव आपको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अर्पित क्लियर है। ओके, सौरभ आपको क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है सर। ओके, यूज कैन यू लिसन मी? अगर क्लियर नहीं है तो बताइए, आई विल रीएक्सप्लेन, है ना। आपको पता है एडिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यूज कैन यू लिसन मी? यूज आवाज जा रही है बेटे? हेलो पीयूष, कैन यू लिसन? देखो आगे देखो, तो यहां पर हमने जाना कि AR इक्वल टू v²/r। तो अगर हम देखें पहला इक्वेशन यूज करते हैं, चलिए फर्स्ट
तो हम क्या लेंगे किसके लिए फॉर ए, तो इसको सेकंड मान लो, तो फॉर ए दोनों के लिए देखेंगे ए के लिए। तो अगर रिंग ए के लिए देखो ये भी रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, स्पीड 0 है, तो अभी तो इसको रिलीज नहीं किया है ना। अच्छा बताइए जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो उस समय आपकी स्पीड क्या होती है, जब आप शुरू करते हैं, जब 0 हो गई। स्टार्ट करते हैं उस समय स्पीड क्या होती है 0, स्टार्ट ऑलवेज टाइम स्पीड 0 है ना। अब ये तो नहीं कहता देखिए 5 मिनट के बाद एक स्पीड है, 5 मिनट के बाद का नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है जिस मोमेंट पे आपने स्टार्ट किया सोचा दौड़ने के लिए उस समय स्पीड क्या है 0 है ना बेटा। ओके यस सर। तो वही चीज है, तो जब ये स्टार्ट किया मतलब जब हमने इसको छोड़ा उस समय स्पीड क्या है, उसी मोमेंट पे टेंशन पूछा है ना। तो उस समय हम लोग ए के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो स्पीड 0 है, स्पीड 0 है तो आपका देखो हमें वाई डायरेक्शन के मोशन से मतलब नहीं था, लेकिन आपने नॉर्मल की बात की इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या हो जाएगा mg प्लस ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 45 degree and this angle will be 45 degree and this is 90 degree isosceles right angle triangle है। तो mg प्लस टेंशन का भी ना कंपोनेंट आएगा that is t cos 45 degree, mg प्लस t cos 45 degree क्या हो गया, mg प्लस t cos 45 degree हो गया आपका, सॉरी अभी और क्या आएगा ना माइनस n2 net force that will be equal to m into v square r आएगा तो यही, लेकिन बेटा v क्या है, v 0 है तो it will be 0, क्यों since v is 0। ठीक है, आप यहाँ से नॉर्मल निकाल सकते हैं, आप यहाँ से ऑल्दो इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल कुछ नहीं आया तो हमें इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है ना बेटा, पर हमें टेंशन से निकालना है, इस इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं है, पर आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये आपको नॉर्मल क्या हो जाएगा mg प्लस t cos 45 डिग्री दैट इज n2, अब t निकल जाएगा तो नॉर्मल भी निकल जाएगा है ना। अब देखो अब हमारे पास a के लिए दूसरा इक्वेशन along tangential डायरेक्शन ऑल्सो टेंजेंट के अलॉन्ग कंपोनेंट देखो, तो टेंजेंट ये रहा, तो टेंजेंट के अलॉन्ग किसका कंपोनेंट आएगा 50 का, ये हो जाएगा वही है कि t cos 45 डिग्री t sin 45 cos या sin दोनों में कुछ भी लोग हाँ सर दोनों लगा सकते। हाँ तो वो है, तो t sin 45 will be equal to mass into acceleration, इसको मान लिया a1, चलो इसका एक्सेलरेशन इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि इधर ही होगा, इधर लगेगा a1 मान लिया इसका एक्सेलरेशन और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लिया a2। अब a1 a2 में कैसे रिलेशन निकलेगा तो वो ऐसे देखो, ये रहा बना देते हैं इसको ऐसे, ये 45 डिग्री है बेटा, ये 45 डिग्री, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाएंगे, कंस्ट्रेंट एक बार मैं अच्छा क्लास लूंगा आप लोग का है ना, आगे बहुत आगे रोटेटर से पहले लेंगे है ना, ताकि पहले आप नॉर्मल तरीके से करना सीख जाओ। इधर मान लो a1 और इधर मान लो इसका एक्सेलरेशन a2, तो जरा सोचो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, तो आपने क्या पढ़ा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स है, आपने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है, तो यदि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स है इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का जो भी कंपोनेंट होगा इन दो पॉइंट का अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट विल रिमेन है ना। तो सिंस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along length of string will be same, तो इसलिए this implies क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट आएगा a1 cos 45, a1 cos 45 will be equal to a2 cos 45, a2 cos 45 डिग्री, तो cos 45 कट गया यानी कि a1 equal to a2 आ गया, this implies a1 equal to a2 आ गया। तो ये आपका स्टार्ट यहीं से करो सॉल्यूशन है ना, एफबीटी बनाने के बाद यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करो, a1 a2 आ गया। अब आप ये चीज कर लीजिए
मान लेते हैं ए मान लेते हैं, जब बराबर है तो ए ही मान लो दोनों को, है ना, सेम सिंबल यूज कर लीजिए। तो आपका हो गया टी साइन 45 इक्वल टू एम ए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया टेंशन का, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट आ गया टी साइन 45 इक्वल टू एम ए। ओके, फ्यूज अब जा रही है आवाज में क्या? फ्यूज आवाज? हाँ सर, अभी थोड़ा बहुत आ सर, एक मिनट दूसरे लैपटॉप से करेक्ट ये। हाँ कर लीजिए, नो इशू। तो t sin 45 इक्वल टू एम ए, t sin 45 इक्वल टू एम ए आ गया, तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। चलो अब b के लिए देखो, और b के लिए आप देखोगे, हमें ये इक्वेशन जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में देखो एक ही लाइन का काम है। ये तो मैंने बताया कि नॉर्मल अगर निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, है ना, बिकॉज़ द डाउट ऑफ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड इट, है ना। अब देखो इसके लिए, देखो इसके लिए इसका भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a2 भी ये होगा, a1 भी ये होगा, वो हमने यहाँ निकाल लिया है ना। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपको भेजूंगा ही अभी, है ना। therefore a1 cos 45 degree will be a2 cos 45 degree. This implies a1 equal to a2 a मान लिया दोनों को, है ना, ये भी 45 डिग्री है। ओके, तो ऑल द एंगल्स आर 45 डिग्री। देखो, हाँ बोलो, हाँ एक्सेप्ट करता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ कर लिया बेटा। बी के लिए देखिए, बी के लिए, तो बी के लिए देखिए, बी कहाँ गया, बी ये रहा बी। तो बी के लिए क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक तो लगेगा mg और एक t sin 45 ये हो जाएगा mg माइनस t sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, इक्वेशन सही तो लिखा है ना हमने, mg माइनस t sin 45 इक्वल टू m इंटू a, ये हो गया। अच्छा t sin 45 ma की जगह हम t sin 45 रख दें, दिस इंप्लाइज हमें t चाहिए ना, mg माइनस t sin 45 इक्वल टू t sin 45 क्योंकि ma देखो t sin 45 था, यहाँ से आपको क्या आ गया 2t sin 45 के 1/√2, 2t 1/√2 equal to mg, and this implies t will be equal to mg by √2, t will be equal to mg by √2, यहाँ √2 कट जाएगा ना, आ जाएगा mg by √2, t आ गया mg by √2। अब देखो अगर मैं t रख दूंगा, यहाँ पे t की वैल्यू रख दूंगा, है ना, तो हमारे पास नॉर्मल n2 आ जाएगा, उसी तरह हम नॉर्मल n1 भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो यहाँ तक कर लो, फिर n2 n1 निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, t की वैल्यू रख दो, you keep the value of t in this equation, you will get acceleration also. Clear है क्लियर? बोलो। Yes sir. ओके, सभी कोई क्वेश्चन है इसको नॉर्मल में निकाल लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर जैसे हमने जो A1 और A2 पे रिलेशन निकाला है, हाँ तो वो इसलिए निकाला है कि लेंथ ऑफ, वो जो लेंथ है मतलब उसके अलावा उसका एक्सेलरेशन हमेशा वो होगा a sin 45, मतलब हाँ लेंथ के अलावा। हाँ बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग, यानी कि अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन का कंपोनेंट सेम होगा, है ना बेटा, किसी भी पॉइंट का जो स्ट्रिंग पे लाई कर रहा है। ओके यस सर। ये कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा है, इसी को अप्लाई करेंगे, और हमारे क्वेश्चन में यही कंस्ट्रेंट था।
गया ये? इज इट डन? पीयूष समझा में क्या? सर थोड़ा बहुत समझे, स्टार्टिंग से नहीं ना सुने थे सर अच्छे से, तो फिर तो एक बार रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना, फिर देख लेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, अभी बता दूंगा। आप पूछ क्यों नहीं रहे हो अभी? अभी अच्छा बता अभी सुनाई दे दीजिएगा। रहा है? अभी सुनाई हाँ दे रहा है ना? सर, ये सर अभी अच्छे से आ रहा है आवाज। आप अभी अभी फिर पूछो ना, मैं बता दूंगा फिर से। अच्छा ठीक है सर, हेलो? बता दीजिए। यस सर। हाँ तो पूछा तो खुद से पूछो ना, मेरे बोलने से पूछोगे? देखो, नहीं सर। मैंने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने भेजा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज, you can see both the questions I have sent on the group. So question number 26, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनिए आप, है ना? You should listen the question. क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, two objects A and B. You can see two objects A and B. Each of mass m, दोनों का मास m है। ओके, आप भी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 आज स्टैंडर्ड। हाँ सर, यस सर, पढ़ रहे हैं। आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी कि आइडियल स्ट्रिंग। लाइट इनएक्सटेंसिबल मतलब आइडियल स्ट्रिंग, है ना? दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस रिंग। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू मूव, यानी कि वो फंसे हुए रिंग में, तो फ्रिक्शनलेस रिंग के अलॉन्ग ही मूव करेंगे, है ना? अब रेडियस कैपिटल आर, तो आप आर कैपिटल आर रखते हैं, चलेगा, कोई नहीं, वो तो जो भी ले लो, है ना? द वर्टिकल प्लेन का मतलब ऐसे हो गया, है ना, धरती के परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेगा। अच्छा यस सर। हाँ, जो दिख रहा है जैसे बोर्ड पे दिख रहा है, तो वर्टिकल प्लेन as shown in the figure, the objects are released from rest. The objects are released from rest at the position shown. Then the tension in the cord just after the release is. यानी कि कॉर्ड में टेंशन बताना है जस्ट आफ्टर द रिलीज, यानी कि जिस मोमेंट पे रिलीज किए उसी मोमेंट का, है ना? जस्ट रिलीज करने के बाद, तो जस्ट रिलीज करने के बाद स्पीड 0 होगा, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है हमने, तो हमने माना कि स्पीड 0 होगा। अब आपके पास दो चीजें होती है, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन होता है v²r, तो अगर रेडियल एक्सीलरेशन होता है v²r और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है dv/dt, तो ध्यान दीजिएगा, रेडियल एक्सीलरेशन इज v²r एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। सर आपको क्या दिखेगा कि v तो 0 है, तो रेडियल एक्सीलरेशन रिंग ए और रिंग बी दोनों का, यानी कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों का रेडियल एक्सीलरेशन 0 होगा। तो अगर हो सकेगा तो कुछ क्या होगा, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो हमने माना कि ए का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a1 है और बी का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेडियल का 0 है। हाँ बोलो सर, एक चीज बता दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज मतलब वो समझ नहीं आया, कैसे रिलीज किया इसको? रिलीज मतलब छोड़ दिए बेटा, पहले पकड़े हुए होंगे, ऐसे पकड़ लिए, इसको मूव नहीं करने देंगे। मतलब सर रिलीज किया तो जैसे वो उसी के लॉन्ग में मूव करेगा? अच्छा, किसके लॉन्ग? वो सर्कल जो बनाया है, पाथ। हमने तो कहा तभी तो हम रेडियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ले रहे हैं। मोशन कैसा करेगा ये? सर्कुलर सर्कुलर, यस सर। तो मूव करेगा, आधे घंटे बाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, कह रहा उसी मोमेंट पे बताना जब रिलीज किए, तो कुछ मोमेंट पे स्पीड तो 0 होगा, बाद में स्पीड बढ़ेगा। हाँ यस सर। तो बेटा इनिशियल स्पीड 0 है ना, तभी तो रेडियल एक्सीलरेशन 0 लिया हमने। कब हाँ यस इधर मूव करेगा? अरे भाई इधर मूव, वेलोसिटी इधर उधर का इधर चला जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगा ना। हाँ सर, वेलोसिटी चेंज होगा। बताओ, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही होती है ना, इंस्टेंटेनियस। यस सर, टेंजेंशियल होती है, क्योंकि एक मोमेंट पे तो वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन होगा ना, तो वेलोसिटी गोल हो जाएगा। हाँ सर। बेटा आप बोलो, कोई बॉडी सर्कल से मूव करता है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दिखाते हैं, गोल दिखाते हैं।
क्या वेक्टर ऐसे दिखता है? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर? सर ये एरो से। एरो से? तो क्या ऐसे दिखाते हैं जो मैं बोर्ड पे बनाया हूँ? नहीं सर, वो टेंजेंशियल रहता है। टेंजेंशियल में रहेगा। यहाँ हाँ पर से। ऐसे दिखाएंगे, यहाँ ऐसे हाँ दिखाएंगे, बोर्ड पे यस बना सर, देंगे। हर एक पॉइंट पे चेंज होते रहता है हाँ हाँ, चेंज हो रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो वही चीज तो है यहाँ पे अभी अब एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट भी आ जाएगा जब स्पीड आएगा तो। लेकिन अभी तो स्पीड 0 है ना। हाँ सर, स्पीड 0 है जस्ट रिलीज करने के टाइम। जब सुनो, निश्चल। जब तुम अगर आईटी एग्जाम में बैठे हो, अगर तुम आईटी एग्जाम में बैठे हो तो तुम आईटी का क्वेश्चन सोचोगे या ये सोचोगे कि भाई मार्स पे जो स्पेसशिप जाने वाला है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? क्या सोचोगे? नहीं क्वेश्चन। अरे आईटी का क्वेश्चन सोचोगे ना। मार्स का यस स्पेसशिप सर। जब आप वहां जाएंगे तब करिएगा ना, इसरो जाइएगा तब काम करिएगा, हाँ सर। है ना? तो वही हाँ बात है ना। तो यहाँ पर आप आगे के समय की बात क्यों सोच रहे हैं? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिस समय हमने रिलीज किया है उसी समय टेंशन बताना है। उसी समय टेंशन बताना है, जिस समय उस उस मोमेंट समय पे। स्पीड क्या है? 0 सर। उस समय स्पीड 0 है, तब उसी समय की बात करेंगे ना। आगे पीछे की बात करनी ही नहीं है क्वेश्चन में, यस सर। है ना? चलो, हाँ सर समझ आगे गए। पीछे की बात आप यहाँ पे कर भी नहीं सकते। आगे पीछे की बात करने के लिए वर्क एनर्जी पावर लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम आगे पीछे की भी बात कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वर्क एनर्जी लगेगा, लॉज ऑफ मोशन से नहीं होगा। समझा? यस सर। हम इसमें वर्क एनर्जी से पूछ सकते हैं आगे की बातें जब वर्क एनर्जी से किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो। चलो आप जल्दी से इधर आओ, समझो इसको। क्वेश्चन के साथ कभी रिसर्च नहीं करना होता है, जान लो। क्वेश्चन का मतलब उतना ही होता है जितना क्वेश्चन में दिया है बेटा। क्वेश्चन Yes, सॉल्व sir. करो, उसके बाद रिसर्च करो। सॉल्व करते समय कभी क्वेश्चन के साथ रिसर्च मत करिए, है ना? और एग्जाम में तो कभी रिसर्च करना ही नहीं होता है। तो देखो ये हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इधर होगा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, टेंजेंशियल वाला टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। तो हमने वही दिखाया, ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरह से और बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरह से। और ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। AB इज द लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। AB इज द लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो AB जो है, AB का लेंथ तो फिक्स है। तो यदि AB का Yes, sir. लेंथ फिक्स है तो इसका क्या मतलब हुआ है? इसका साफ ये मतलब हुआ कि जो ये AB है उसके अलॉन्ग वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट सेम रहेगा हर एक पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग का। तो ये ए और बी जो है वो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है ना। तो ए हाँ, के sir. एक्सेलरेशन का अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और बी के एक्सेलरेशन का भी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट सेम होगा। तो इसका कंपोनेंट आ गया A1 cos 45, इसका आ गया A2 cos 45। तो सेम करने का मतलब इक्वल होगा। A1 cos 45 इज इक्वल टू A2 cos 45, दैट इज A1 इक्वल टू A2, दोनों को A मान लिया। सर आइडियल स्ट्रिंग में सर, मतलब जैसे हाँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में जैसे आइडियल स्ट्रिंग है तो उसमें ऐसे मतलब इक्वल कर सकते हैं एक्सेलरेशन। ये इक्वल करना ही पड़ेगा, कर सकते नहीं, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, अच्छा। है ना? समझा? यस सर, ये मतलब एक्सप्लेन कर सकते कैसे हुआ है थोड़ा सा? लेंथ कांस्टेंट है ना। आप हाँ, हाँ। की बात है। आप ये बताइए कि आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके दोनों हाथ आइडेंटिकल है, बराबर है? नहीं सर, वो बस दिखता कॉमन है। सेंस है, ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक होता हाँ सर। है ना? या यस सर। एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, ये तो यूजुअल सी चीज है। ये बताओ कि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर, कांस्टेंट है। अच्छा, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप जो है दिल्ली से मुंबई गए तो आपका दायां हाथ में दिल्ली से मुंबई गया और बायां हाथ दिल्ली से चेन्नई चला गया, ये एक्सप्लेन करिए। सर अटैच है। अटैच है ना? तो ऐसा हो सकता है कि आपका दायां हाथ दिल्ली से मुंबई गया है और बायां हाथ कन्याकुमारी चला गया है और आपका सिर जो है जम्मू चला गया है और पेट जो है वो बेगूसराय चला गया है। नहीं सर। इसको एक्सप्लेन करिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? एज अ होल आप इंडिविजुअल आदमी है ना। हाँ सर।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हाथ एक हाथ चला गया मतलब मुंबई और दूसरा हाथ चेन्नई इतना लंबा हो गया कि चेन्नई में आपने रख दिया दूसरा हाथ, ऐसा तो नहीं है ना, इनएक्सटेंसिबल है ना। यस सर। हाँ, तो स्ट्रिंग का लेंथ इनएक्सटेंसिबल है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इसका होगा, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना। यस सर। हर एक पॉइंट का एक्सप्रेशन भी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैग्नीट्यूड सेम होगा, वैल्यू सेम होगा, है ना। यस तो सर। आप खुद सोचो। अच्छा चलो इसके एक्सीलरेशन को 0 कर देते हैं और इसके एक्सीलरेशन को अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करते हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 1 सेकंड के बाद ये 20 मीटर कितना आगे चला जाएगा, मीटर आगे चला जाएगा हाफ ए स्क्वायर से। हाँ सर। तो ये पॉइंट अलोंग द लेंथ 10 मीटर आगे चला गया और ये पॉइंट यहीं पे रह गया, इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 मीटर बढ़ जाना चाहिए। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ जाना चाहिए, यस सर, लेकिन नहीं तो बढ़ा। आपको कह रहा है कि इनएक्सटेंसिबल है, तो फिर इनएक्सटेंसिबल का लेंथ कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये 10 मीटर जाएगा तो इसको भी 10 मीटर अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जाना पड़ेगा। हाँ हाँ यस सर। समझा। हाँ सर समझ गए। ट्रेन से सोचिए, ट्रेन का लेंथ फिक्स होता है। हाँ सर फिक्स होता है। अब ये मान लो कि ये पटरी है, जिस पटरी पे ट्रेन चल रही है, ये है ट्रैक, इस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है। अब ये बताओ कि एक डब्बा यहाँ है ट्रेन का, दूसरा डब्बा यहाँ है ट्रेन का, तीसरा डब्बा यहाँ है ट्रेन का, चौथा डब्बा यहाँ है ट्रेन का, पांचवा डब्बा यहाँ है, छठा डब्बा यहाँ है और इंजन यहाँ है। ऐसे घुमावदार पटरी है। अब ये बताओ कि अगर इंजन 10 मीटर मूव किया तो पिछला डब्बा कितना मूव करेगा। 10 मीटर ही, क्यों। क्योंकि उससे अटैच किया हुआ। लेंथ फिक्स है। हाँ लेंथ फिक्स है, यस सर। क्या होता है, लेंथ फिक्स है ना। इसका मतलब ये बताओ कि किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर इसका 20 मीटर पर सेकंड है तो इस डब्बे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस मोमेंट पे क्या होगी। सेम सर, 20 मीटर, ये 20 मीटर पर सेकंड, है ना। along the हाँ length of सर, the string, along the length, along the length of the train। ऐसे जा रहा, मान लो पटरी से उतर गया तो पटरी के along अगर इसका कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकंड है तो इसका कंपोनेंट पटरी के along 20 मीटर पर सेकंड होगा along the length। समझा। यस सर। लेंथ के along सेम होगा, है ना बेटा। हाँ सर। अब तो सर्कुलर मोटर में देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे सर्कल में मूव कराता हूँ और सेंटर रेस्ट में रखता हूँ, ऐसे पेंडुलम मान लो ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, टेंजेंशियल होगी ना। टेंजेंशियल, यस सर। इसकी वेलोसिटी जो 0 है, वो पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का कंपोनेंट 0 आएगा। ए पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ क्या आएगा बताओ। बी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आएगा। 0 ही होगा सर। अब बात 0 होगा। हाँ होगा तो इसलिए वो 90 डिग्री है। यस सर। यस सर, 0 और 90 0 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ, अब मान लो कि मैं इस सर्कल को ही मूव कराने लगूं, इसके ओरिजिन को मूव कराने लगूं 2 मीटर पर सेकंड से इधर, तो क्या होगा, या ऐसे में अलोंग द लेंथ इधर मूव कराने लगूं 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझा। हाँ सर। है ना, करके देख लीजिएगा वो चीज है। हाँ सर, स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना खींचेंगे उतना ही जाएगा दोनों पॉइंट। वही चीज है। तो यहाँ पर अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो सेम आएगा। हाँ सर सेम आएगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल है ये तो ऑलरेडी प्रूव है। यस सर, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल। हाँ, तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो ये होगा, तो a1 a2 हो गया, क्योंकि 45 डिग्री है दोनों। समझा। यस सर समझ। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो, अब हमने इक्वेशन बनाना शुरू किया। ए के लिए इक्वेशन देखो, ए क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, v²r। तो नेट फोर्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, mv²r। 0 क्योंकि 0 है। 0 तेरा n2 क्या आ गया, n2 आ गया आपका mg प्लस c cos 45। अब हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखेंगे,
तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा आपका t sin 45 या t cos 45 या t sin 45 जो भी कह लो, तो t sin 45 हो गया है ना। तो t sin 45 इक्वल टू ma है ना, क्योंकि a1 इक्वल टू a है ना। तो ये हो गया। अब हम b के लिए देख रहे हैं, b के लिए, तो b के लिए देखेंगे तो b के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, इधर है टेंजेंशियल, इधर यस तो सर, क्या लिखिए लिखेंगे mg माइनस टेंशन का कंपोनेंट, भूलो मत इसका भी कंपोनेंट mg माइनस t cos 45 इक्वल टू ma इक्वल टू ma। हां इक्वल टू t sin 45 है, यहां दिया t sin 45, तो 2t sin 45 ये इधर ले आओ, तो 2t sin 45 इक्वल टू mg, वही देखो 2t sin 45 1/2 इक्वल टू mg, टेंशन इक्वल टू mg/2, टेंशन इक्वल टू mg/2 आ गया। यस सर, आ गया। हाँ चलो यहाँ नोट कर लो, इस साइड से मैं बताता हूँ, ये वाला पार्ट नोट कर लो, उसके बाद अगला थोड़ा सा और चीज पे डिस्कस कर ले, जल्दी से करो बेटा। अब फ्यूज समझ गया, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ सर, समझ गए, बन जाएगा। हाँ 4-5 बार प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक है, यस सर, हो गया। चलो ठीक है। हाँ मैं इधर से रब कर रहा हूँ, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। आइए अब आपको अगर एक्सेलरेटर भी चाहिए, शुरुआत में भी इनिशियल एक्सेलरेटर, इनिशियल एक्सेलरेटर के लिए इक्वेशन यूज कर लो, इस इक्वेशन से देख लो, तो a will be equal to t sin 45 डिग्री by m, तो t हो गया आपका mg by √2 into m, ये m आ गया, sin 45 हो गया 1/√2, m काट दो, ये आ गया g/2, एक्सेलरेशन विल बी g/2, एक्सेलरेशन हो गया g/2। ओके अब कहां गया भाई, हाँ अब हमें अगर n1 चाहिए तो क्या लिखोगे, n1 चाहिए तो n1 के लिए सॉल्व करने के लिए देखो क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में मैं 40 करते हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, t cos 45 माइनस n1 विल बी 0, तो यहाँ हो गया t हो गया mg/2, तो ये हो जाएगा mg/2 इक्वल टू n1 इक्वल टू mg/2 आ जाएगा, यहाँ से n1 इक्वल टू mg/2। देखो देव क्लियर है बेटा, देव हाँ सर। बहुत अच्छी बात, आवाज क्लियर जा रही है देव, हाँ सर, आ रही है सर। चलिए अच्छा है। हाँ सुजल सारा क्लियर हो गया, यस सर, समझ आ गया। और आपको क्लियर है बेटे, क्लियर है सर। ओके अच्छे से बेटा इस क्वेश्चन को 4-5 बार प्रैक्टिस करना। अर्पित आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख ले फटाफट, फिर वर्क एनर्जी पे और क्वेश्चंस कर लेंगे। which question देखो आसान है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आई एम गोइंग टू रब दिस, समझ जाइए। A bead of mass m, क्वेश्चन है, a bead of mass m 57 numbers is attached to one end of a string of natural length कहाँ गया भाई, r and spring constant k की वैल्यू क्या दिया है, चलो पहले क्वेश्चन का ड्राइंग बना लें। This is the
डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। देखो बेटा इस तरीके से 30 डिग्री पे दिया है, 30 डिग्री पे स्प्रिंग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा अभी आपने किया है ना बेटे वैसे ही क्वेश्चन है। bead of mass m, ये रहा bead है mass m का, attached to one end of a spring of natural length r। r इसका रेडियस ये देखो, r इसका रेडियस है और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ भी r है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ध्यान रखिए, हमें x चाहिए ना, x मतलब इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। स्प्रिंग का फोर्स होता है k और लगता है किधर, स्प्रिंग के नाम लगता है ना। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा दिस लेंथ मतलब OA माइनस r। x इलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या है, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी इक्वल टू OA माइनस r, वेयर r इज रेडियस, है ना। तो बेटा OA कैसे निकलेगा, OA निकालना बहुत ही आसान है, सोचो कैसे निकलेगा, है ना। बिल्कुल ज्योमेट्री लगाओ, देखो बच्चों वाली ज्योमेट्री। ये एंगल दिया है 30 डिग्री क्वेश्चन में, तो ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। एनी डाउट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, पता है ना, ये 90 डिग्री आएगा, मालूम है बच्चों। अब निकल जाएगा, Yes. बोलो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना। ये r है तो ये OM विल बी इक्वल टू r cos थीटा, तो OA हो जाएगा आपको 2r cos 30 डिग्री माइनस r। एनी डाउट इसमें, बोलिए, ये क्लियर है, बताओ। हाँ सर। देख लो अच्छे से, है ना। ज्योमेट्री बिल्कुल बेटा बनाना है। देखो ज्योमेट्री केबीसीवाई में भी आएगा, 11th क्लास 9 10th की ज्योमेट्री अच्छे से गो कर पी जाओ, है ना, शरबत बना करके पी जाओ, उसको काम आएगा। तो ये हो गया 2 into r into √3/2 minus r, so that is you will be getting √3 minus 1, √3 minus 1 into r, ये आ गया, है ना, √3 minus 1 into r। this is your elongation in the string, clear है। so this is elongation in the string। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या हो जाता है, k की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, k की वैल्यू दिया है, k की वैल्यू दिया है √3 + 1 mg by r, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब चलो हमें करना क्या है वो निकाल लें क्वेश्चन में। देखो दिया है, a bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r and spring constant k equal to √3 + 1 mg by r। The other end of the spring is fixed at a point A on a smooth vertical ring of radius r as shown in figure। The normal reaction at B just after it is released to the normal reaction। अब देखो सूजन यहाँ नॉर्मल पूछ रहा है ना, नॉर्मल उसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा ना, रेडियल डायरेक्शन में हम 0 कर देंगे, तो फोर्स इस पे क्या क्या लगेगा देखो। लेट मी यूज द ब्लू कलर टू ड्रॉ दैट बीडी। एक तो इधर लग जाएगा kx, टेंशन की तरह kx फोर्स लग जाएगा, kx की वैल्यू निकाल लेंगे। एक लग जाएगा मेरा बेटा mg लग जाएगा, और एक नॉर्मल क्या लगेगा, नॉर्मल बताओ क्या लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, रेडियस के अलावा लगेगा ना। तो
तो नॉर्मल इधर लगेगा, देखो ज्योमेट्री पूरा काम आएगा, ज्योमेट्री ज्योमेट्री, आई ऑलरेडी सेड ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो यूज ज्योमेट्री का, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है बोलिए, कम ऑन टेल मी। क्लियर है नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन क्लियर है ना, तो ये रहा नॉर्मल का डायरेक्शन, दिस इज एमजी। चलिए नॉर्मल का डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर पे अपोजिट एकदम ऐसे जाएगा नॉर्मल। तो इधर है केस हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा ये हो गया 30 डिग्री। अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे एक्सटेंड करो, हमें टेंजेंट भी बनाना होगा ना, हमें रेडियल डायरेक्शन में सब कुछ देखना है। नॉर्मल तो रेडियल डायरेक्शन में है, ये एंगल चाहिए हमें, तो ये एंगल चाहिए, तो ऐसे तो कैसा हो जाएगा देखो, है ना, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ओके ये 90 हो गया एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में 30 + 30 सम ऑफ द इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 60। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल क्या आएगा 30 डिग्री। हाँ समझा, क्लियर है? हाँ सर। देख लो ज्योमेट्री यूज हो रहा है, कम ऑन ज्योमेट्री बेटा मैं बार-बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, केबीसीवाई क्वालिफाई करने के लिए ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ज्योमेट्री के बिना केबीसीवाई नहीं निकल सकता। ज्योमेट्री रनर की धोखे की जाओ, 9 10 की ज्योमेट्री में बार-बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, पहले भी कई बार कहा है, ज्योमेट्री की एक-एक क्वेश्चन बनाइए। आप यहाँ आएंगे तो मैं और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भेज सकता हूँ, क्वेश्चन भेजूंगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से करना शुरू कर दीजिए, है ना। ज्योमेट्री का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। टेंथ की बायो और ज्योमेट्री, ये दो चीजें, 9th 10th का ज्योमेट्री और 9th 10th का बायो एकदम अच्छे से कर लो, है ना। देखो a bead of mass m attached to one end of a spring of natural length r and a spring constant k, ये सब हो गया। निकालना क्या था, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल निकालना है, स्पीड तो 0 है, अभी जिस समय रिलीज किया उसी समय की बात कर रहा है। तो आइए अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। k की वैल्यू देख ले, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k * x, k हो गया √3 + 1 mg/r, और x की वैल्यू क्या हो गई, x हो गया √3 - 1 × r, r कट गया, ये हो गया √3 - +1 × √3 - 1, 3 - 1 a square - 3 square 2 mg। तो बेटा k की वैल्यू हो गई 2 mg, तो इधर फोर्स लग गया 2 mg। अच्छा देखो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है ना, रेडियल डायरेक्शन में सम ऑफ द फोर्सेज अलोंग रेडियल डायरेक्शन विल बी 0, यानी कि k cos 30 + mg cos 30 minus normal equal to 0, so normal will be equal to kx cos 30, है ना, प्लस mg cos 30। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बस एक ये कैलकुलेशन करना और यहाँ से निकाल लेना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, kx cos 30, kx की वैल्यू क्या हो गई, kx की वैल्यू हो गई 2 mg, तो 2 mg in cos 30 plus mg cos 30, that is 3 mg cos 30, so 3 mg of cos 30 is equal to √3/2, so this is equal to 3√3 mg/2, समझा, 3√3 mg/2। दस बेटा क्लियर है, बताइए, कम ऑन टेल मी। यस सर। अब यहाँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं कह रहा है, यहाँ भी आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये बड़ा फोर्स है, इधर होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अगर आप उल्टा डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखो, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया,
ये भी 60 हो गया। तो टेंजेंशियल एक्शन ऐसे लिख सकते हो ना, x इक्वल टू 2mg, तो 2mg cos 60 माइनस mg cos 60 इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो mg cos 60, 2mg माइनस mg cos 60, mmd काट दो, तो 80 क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा g cos 60, दैट इज g/2। क्लियर है? बोलिए। यस सर। और तो पूछ नहीं रहा है ये, बाकी आप लास्ट में चाहे तो लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो एक्सेलरेशन याद है, रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, और यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर दिया। डन? बताइए। क्लियर है बेटा? बोलो, यस सर। बताइए। Yes, sir. सौरभ क्लियर है बेटे? सेम Yes, तरह sir. क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स आ गया। हेलो सौरभ, कैन यू लिसन? Clear है sir. ओके। अर्पित आपको क्लियर बेटा? Yes sir, clear है. चलिए। देव, हाँ सर क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई डाउट है देख लीजिए, पीयूष सुजन तो पूछ लीजिएगा। सुजन, डिड यू गेट इट नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? यस सर, आ गया। ओके, दैट्स गुड। सर हाँ बोलो। सर हमको ये समझ नहीं आया, जैसे OA माइनस R वाला। बेटा अभी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का क्या है? नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का R है, R। मान लीजिए आपके पास एक रबर है, उसका लेंथ 1 मीटर, आपने लंबा करके कर दिया 1.5 मीटर, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इलोंगेशन कितना होगा? हाफ 0.5 मीटर। यानी कि 1.5 माइनस 1 होगा ना? 10 माइनस वही 1। है। अच्छा आपको नेचुरल लेंथ दिया है स्प्रिंग का, क्वेश्चन में क्या आ है, और अभी दिखा रहा है कि क्वेश्चन में स्प्रिंग को ऐसे खींच करके इतना लंबा किए हुए हैं। हाँ सर समझ गए। यस सर समझे। बस OA माइनस R हो जाएगा। OA OA कैसे माइनस, निकलाइए? हाँ सर। OA में का ज्योमेट्री से निकाले, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देखो ज्योमेट्री करना होगा, कॉर्ड का लेंथ कैसे निकलेगा? ये रहा रेडियस, और ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी एंगल थीटा होता है, तो कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? R cos थीटा, R cos थीटा, R cos थीटा। यस सर। हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। ज्योमेट्री जो है अच्छे से करो। ज्योमेट्री विद ट्रायगोनोमेट्री है ना? आप ट्रायगोनोमेट्री भी अप्लाई, देखो आप ज्योमेट्री में आसान लगेगा, आप जगह जगह ट्रायगोनोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हो। चलो हो गया, डन। 1 मिनट सर, 1 मिनट इसको नोट कर ले। कर लीजिए। हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पे आएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने बताया था। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आगे बताएंगे। स्प्रिंग खत्म हो जाएगा इसका, है ना? एक चीज और चलेगा, वर्क एनर्जी पावर। वन मोर दिस वी विल कैरी दिस वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। Noted, Piyush?
एक मिनट। चलो, कोई दिक्कत हो तो अभी भी पूछ सकते हो, देख लो, कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे वो KGYP का जो पेपर होगा मतलब उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? अब बेटा लास्ट ईयर का देख के बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता। आप करो ना, 100% लाओ आप, है ना। आप पास होने का क्यों सोच रहे हो, आप कर जाओगे, डोंट वरी, बस कॉन्फिडेंस। देखो पहली बात सुन लो, मेरी एक बात कान में आप लोग बैठा लीजिए, है ना। सक्सेस आपको प्रेशर नहीं बनना चाहिए। टू बिकम सक्सेसफुल शुड नॉट बी अ प्रेशर ऑन यू पीपल, बी केयरफुल, देन ओनली यू कैन गिव गुड रिजल्ट। ओके, एग्जामिनेशन देते समय आप उतने ही मस्त हो जितना आप मूवी देखते समय या गेम खेलते समय होते हैं। बस फोकस्ड होना है, फोकस्ड होना है। अगर कोई गेम खेलते हैं तो आपको सीरियस होना होता है ना, तभी तो जीतेंगे। कैजुअली खेलेंगे तो हार जाएंगे। तो यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी केयरफुल, बट यू डोंट हैव टू टेक प्रेशर। एग्जामिनेशन फोबिया नहीं होना चाहिए, जान लो, है ना। मैंने आपके पेरेंट्स लोगों से भी कहा है, मैं भी कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है ना। आप खुश रहिए, आप इंजॉय करिए लाइफ को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और जहां तक सिलेक्शन की बात है, अगर आपने टेंशन लिया तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंजॉय करके दिया, आई एम श्योर 100% आपका सिलेक्शन आईटी में होगा, है ना, और KVPY में भी होगा। तो आप लोग पहला काम ये करो कि टेंशन लेना बंद करो, है ना। ये चीज, किसी भी तरह का टेंशन, दुनिया क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, नथिंग बेटा, है ना। इतना टेंशन लेते तो ना मैं आज एकेडमी खोलता ना आप लोग पढ़ते, है ना। ओके, टेंशन लेना ही नहीं है, समझे। इंजॉय करिए, क्वेश्चन बनाइए, है ना। वैसे तो जहां तक है मुझे लगता है 50% प्लस स्कोर करने पे सिलेक्शन हो जाता है, 50 to 60%, है ना। एक बार चेक कर लूंगा, लास्ट ईयर शायद कट ऑफ और कम गया था, है ना। तो वो चीज है। मैं क्लासेस भी लगवाऊंगा, है ना। टेस्ट 2 के बाद लगवाऊंगा, टेस्ट 2 के बाद नहीं, पहले ही से शुरू कर दूंगा, है ना। चलो, कुछ टॉपिक्स जो है आप लोग देख लो, आप लोग खुद से देख लो किस टॉपिक्स में आपको क्लासेस चाहिए, उसी टॉपिक्स के क्लासेस लगवाएंगे बायो में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, चलो पहले खुद से एक बार पढ़ लो बायो का पोर्शन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना। मैं KVPY का बुक जो है आप लोगों को सब प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट वीक तक प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट वीक श्योर KVPY की बुक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। स्कैन करके ही दे देंगे, ज्यादा बेटर है ना। आपको ज्यादा दिन के लिए तो चाहिए नहीं, स्कैन करके दे देंगे, मेरे पास होना चाहिए KVPY की बुक, आई विल सी दैट, चेक कर देंगे। सर ये रुक गया वीडियो, वीडियो रुक गया, आ जाएगा क्या, सभी का रुका हुआ है? नहीं सर आ रहा है। पीयूष आपका वीडियो सही आ रहा है? ना सर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। यस सर। देख लो, रिकनेक्ट करना हो तो कर लो। सर हाँ बोलो, आगे बोलो। सर एक बार वो बता दीजिए, जैसे अभी KX लिखा है ना यहाँ पे सर, KX, तो वो KX जो फोर्स है स्ट्रिंग के अलग वही वाला है ना? स्ट्रिंग नहीं, स्प्रिंग फोर्स होता है क्या है, पहले ये बोलो। हाँ, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? KX होता है ना, KX F = KX। आया है ना, उसको याद रखोगे ना बेटा, अच्छा, है ना। और स्प्रिंग हाँ फोर्स सर। किधर लगाएंगे, जब इलोंगेट करेंगे, जब स्प्रिंग को इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग खींचेगा, और जब कंप्रेस करेंगे तो यस बाहर सर, जिस तरफ खींचेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आप खींचेगा अपोजिट, वेक्टर फॉर्म में -KX होता है, -KX हो जाता है। हाँ यस सर। -KX vector, where X is elongation or compression in the space, यस सर समझ गया।
चलिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जल्दी से देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे फिजिक्स के कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, है ना, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो स्प्रिंग फोर्स के एक बार वर्क जान लो, फिर और क्वेश्चन करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है? तो एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, तो ध्यान देना। मान लो कि स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ, दिस इज द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में नेचुरल लेंथ का यूज हुआ था, है ना, क्योंकि नेचुरल लेंथ और टोटल लेंथ दिया हुआ था आपका इलोंगेशन। जनरली आपको इलोंगेशन ही दे देता है, नेचुरल लेंथ का कोई खास यूज होता नहीं है ना। तो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। अब आपने इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, है ना, और मान लो कुछ x1 इलोंगेशन है, तो ये इलोंगेशन कितना है x1, ये नेचुरल लेंथ है ना, तो नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन है x1। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग, स्प्रिंग पे क्वेश्चन हर साल आता है। ओके जरूरी ही नहीं है कि सिर्फ इलोंगेट ही करे, तो फाइनल नेचुरल लेंथ से जो एक एक्स्ट्रा इलोंगेशन है वो है x2। हमेशा नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन या कॉम्प्लेक्स, तो x1 और x2, तो आप x1 से x2 ले जाएंगे। मान लो ये नेचुरल लेंथ ये रहा, उस तरह पे x1 था और फिर x2। तो बेटा फोर्स यहाँ पे बताओ, फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का या वेरिएबल है? जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा सर, वेरिएबल होगा, वेरिएबल चेंज होगा, वैसे से चेंज होगा। सो लेट द इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ध्यान से सुनना बताना है, इलोंगेशन इन, या x2 की जगह x फाइनल कह दी, इसको x फाइनल, इसको x इनिशियल कह देते, ज्यादा आता है ना, x फाइनल है x इनिशियल। Elongation in string at any instant, सर, बोलो सर रिकनेक्ट कर रहे हैं सर, बहुत ही ब्लर बन रहा है। let the elongation in string at any instant be x, then फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स आपका हो जाएगा, मान लो इधर पॉजिटिव एक्सिस ले लो, एक्सिस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम आएगा, तो फोर्स विल बी माइनस k। इसी इंस्टेंट पे x इलोंगेशन है ना। इफ अब देखो x इलोंगेशन है, तो अगर x इलोंगेशन पे अगर मैं छोटा सा इलोंगेशन लेता हूँ एक्स्ट्रा dx, तो dx अगर मैं करूंगा तो x प्लस dx will be almost equal to x होगा, क्योंकि dx is equal to 0, है ना। तो यानी कि लेंथ बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, यानी कि फोर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, फोर्स को हम dx इलोंगेशन के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। इफ for the spring is elongated, ऑपरेटर में भी सेम लगेगा, elongated by dx length. If the string is further the string is elongated by dx length, if further the string is elongated by dx length, then if further the string is elongated by dx length, then if further
the string is elongated by dx length, then work done by spring is equal to dx length में dw वर्क कह देंगे। तो देखो बेटा क्या है, जब x इलोंगेशन था तब की बात करते हैं, जब स्प्रिंग में x इलोंगेशन था, मान लो x इलोंगेशन है, तो स्प्रिंग में x इलोंगेशन है, तो ये फोर्स कितना लगा रहा है, kx लगा रहा है इधर, और माइनस kx हो गया अगर वेक्टर फॉर्म में देखें। हाँ यस स्प्रिंग सर। का फोर्स, और हम इसको फर्दर dx डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हैं, तो dw हो जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स Fs डॉट dx। तो देखना मेरा बेटा, dw हो जाएगा माइनस kx डॉट dx, स्प्रिंग फोर्स हो गया माइनस kx डॉट dx। x भी इधर है, देखो x का भी डायरेक्शन इधर है और dx का भी डायरेक्शन इधर है, ये क्या हो जाएगा माइनस kx dx cos 0, ना वैल्यू cos 0 चलेगा, डायरेक्ट लिख दो, तो माइनस kx into dx, दैट इज योर dw। इज दिस क्लियर? बताइए, यहां तक क्लियर है बेटे? कम ऑन टेल मी। Yes, sir. हाँ, then टोटल वर्क डन, dw को इंटीग्रेट करेंगे टोटल आ जाएगा, हाँ बेटे वीडियो आ रहा है? थोड़ा बहुत ब्लर है। थोड़ा ब्लर आ रहा है। थोड़ा ब्लर आ रहा है वीडियो, तो ब्लर आ रहा है। वो अभी इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, सही हो जाएगा। सर हो गया। हाँ सर आ ठीक गया। हाँ चल, यूट्यूब पावर इशू। Hence total work done while even compression है भी, elongation और compression दोनों में is changed from xi to xf, total work done by the string, ये भी लिखेगा by the string, यहाँ पे स्प्रिंग के वर्क की बात कर रहे हैं, total work done by the string force है ना, while elongation or compression is changed from xi to xf will be, क्या हो जाएगा बेटा, this is the work done by the string force, so that will be integration of dw, so the total work done will be w, that is integration of dw from x initial से x final, x initial से x final। अब देखो x, तो यहाँ क्या होगा, dw है माइनस k dx, माइनस k तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx
from x initial to x final. And how much you will be getting? How much you will be getting बेटा? x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताइए. x square by 2. X square by 2. Very good. So this will be minus k x square by 2. x square by 2 लिमिट लग जाएगा सर. X initial to x final. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 बाहर निकाल लो. तो यहाँ से बेटा वर्क बेटा आपको आ जाएगा k by minus k by 2 minus k by 2 वर्क डन बाय 3 minus k by 2 डेल्टा x मतलब ऐसे मत बोलो है ना. डेल्टा x का स्क्वायर है डेल्टा ऑफ x स्क्वायर. तो ऐसे लिखो x फाइनल का स्क्वायर ज्यादा बेटर है. x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का है ना. समझा. माइनस k by 2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर. तो दिस इज द वर्क डन बाय द स्क्वायर. जिसको हम लोग डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे ना. मतलब डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर आप चाहते हैं बोलना तो बोल सकते हैं है ना. बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं माइनस k by 2 इंटू डेल्टा ऑफ एक्स. क्यों अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं? चलो हाँ यस सर. डेल्टा ऑफ एक्स डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर. डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का होल. यह एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल. अगर डेल्टा एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर का डेल्टा ऑफ एक्स कह सकते हैं है ना. अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कहें. समझा बेटा. माइनस साइन को मत भूलना है ना. माइनस साइन यहाँ अंतर डिपेंड करता है इस पे. ये कोई वेक्टर नहीं है स्केलर है. माइनस साइन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन का मतलब नहीं है. यहाँ डायरेक्शन तो होता ही नहीं है वर्क में. समझे. यहाँ भले आप माइनस साइन छोड़ सकते हैं. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा k. लेकिन यहाँ वर्क में मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है. कुछ बुक में लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क. दे आर हाईली मतलब कह सकते हैं कि बेसिकली इलिटरेट पर्सन. उन्हें पता ही नहीं होता है वर्क डन होता क्या है. मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग ही नहीं है वर्क में. पॉजिटिव निगेटिव जो भी आएगा उसको एडिटिव लेंगे बेटा. चलो यहाँ तक कर लो. इस फॉर्मूले को कर लो. क्वेश्चन खाओ. सर हाँ बोलो बेटा. सर आप जैसे स्पीकर से बोल रहे हो ना तो आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आती इससे. अभी क्लियर आ रही है. नहीं ऐसे सुनाई तो दे रही है मतलब थोड़ी फटी हुई आती है. फटी हुई आ रही है तो मतलब धीरे. अच्छा रुक जाओ. मैं थोड़ा और वॉल्यूम तेज करके देखता हूँ कहीं और इसका वॉल्यूम आए. हेलो अब जा रही है आवाज. यस सर अब थोड़ी अब सही है. वैसी. यस सर आवाज सही है. वो आवाज का जो टोन थोड़ा डिफरेंटली आ रहा है. कान में लग रहा है. वही बात है. मतलब ज्यादा तेज लग रहा है या स्लो लग रहा है? लो. लो सर. तो अभी अभी कैसा है? सारे बच्चे माइक ऑन मत करो. ये भी ध्यान रखो. अभी कैसा है? अभी नॉर्मल है. ठीक ठाक है. थोड़ा कम है लेकिन आवाज अभी. कोई बात नहीं. आदत हो जाएगी. वो आदत पड़ गई ना उसकी है ना. ओके. हाँ यस सर. ठीक है. नहीं सर बहुत वो लग रहा है. अच्छा ठीक है. नॉर्मल बोलते हैं. एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके. ओके सर. को मैं हैंग कर देता हूँ है ना. हैंग कर दूंगा तो आई थिंक इट विल बी बेटर.
हेलो, अभी कैसा जा रहा है बेटा आवाज? सर ठीक है। सर अब ठीक है। ठीक है ना, चलो ठीक है, जस्ट मैडम मुझे भी क्लियर सुना देगा। ओके, अभी आवाज क्लियर है? अब क्लियर जा रहा है बेटा? यूज हाँ सर अभी क्लियर जा रहा है। चलिए ठीक है। हाँ पीयूष नोट कर लिया बेटा? एक मिनट। थोड़ा सा साइड हो जाए सर। सुजल कैन यू लिसन मी बेटा? यस सर। हाँ लास्ट ईयर का जो केबीपीवाई का कट ऑफ गया था आप लोग में वो 42% गया था। ओके यस सर। हाँ 42% स्कोर। और जान लो 42% इट्स नॉट इजी टू गेट 50% मार्क्स। आपको बायो अगर कर लोगे, बायो में अगर 5-10 क्वेश्चन निकाल गए तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। तो बायो में बार बार कह रहा हूँ नेगलेक्ट मत करिए। बायो का सिलेबस है, इवन एलएन वाला मैंने भेजा है, उसमें भी देखो जो है आपका 10th की बुक वगैरह से पढ़ो, वो सब काम करो। आई विल गिव यू क्लासेस, ओके? बायो की क्लासेस में लगवाता हूँ, ठीक है? मैं से बात करता हूँ एंड प्रॉपर क्लासेज आपके बायो के इंक्लूड करवाते हैं। चलिए करिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पे जैसे आप लिखे ना -kx/dx, तो जब माइनस जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग मैग्नीट्यूड ना लेते हैं तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे माइनस तो हट जाएगा ना?
माइनस कहाँ लग जाएगा? अच्छा एक सेकंड, हाँ cos 180 आएगा, एक माइनस सर वो cos 0 सही है, वो माइनस की जगह पे वो माइनस चेक कर लो, हाँ बराबर हो सकता है, एक बार चेक कर ले, सही बात है, एक बार मैं चेक कर लूँ, रुक जाओ, थैंक यू। cos 180 डिग्री लिखा जाएगा ना अगर माइनस नहीं लिखा। हाँ एक मिनट 180 ही होगा, 0 मैंने गलत लिखा, माइनस 180 पे आएगा, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, 4 किधर है ना, माइनस उससे आएगा, cos 0 तो नहीं आएगा, वो मैंने गलत कर दिया है। सर 180 हो जाएगा तब। हाँ बस 180 ही है, देखो तो ये किधर लग रहा है और ये किधर है ना, बस वो हाँ यस। एक सेकंड, बाकी बाकी सब ठीक है, वो आएगा वही माइनस, तो ये माइनस, लेकिन ठीक है, देखो सुनो, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने फोर्स की वैल्यू रख दी, तब क्या वेक्टर फॉर्म, देखो ध्यान दो सर 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 बोलो, सर जैसे वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखिए ना, ये माइनस के एक्स वेक्टर फॉर्म में हो गया। जब हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट जैसे खोलते हैं, जैसे ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम लोग उसको वहाँ पे, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया, बट आप यहाँ पर ध्यान नहीं दिए हैं कि क्या मैंने किया, इसलिए सुनो, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको, सुनो पहले, अब सुनो, ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हो? सर वो लाइन बचा हुआ एक मिनट सर, एक बच्चा बोलो एक बार में, हाँ यहाँ तक लिख लो, उसके बाद बताते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, वो ठीक है, माइनस के एक्स डीएक्स कॉस 0 जो भी दिया है वो सही है, माइनस लेके उसका डायरेक्शन सेम dx के अलॉन्ग ले आए, उसके बाद 0 डिग्री कर दिए। मैं क्या कर रहा हूँ आपको आइडिया नहीं लगा, इसीलिए मैंने जो बताया था वो आपने उस समय जो सुना बेटा मिस हो गया है, कोई बात नहीं है, होता है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए दिक्कत हो सकती है, डोंट वरी, है ना, बस आप पहले यहाँ तक कर लो, फिर मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है, और दूसरे तरीके से भी वही आएगा जो आप सोच रहे हैं, है ना, पर इस तरीके को भी आपको समझना जरूरी है, पहले यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं, हो गया? Is it done? एक एक मिनट मुझे पूरा देखने दो, अच्छा जनरल में सुनो, वो मैंने गलत देख लिया था, जनरल का जो कट ऑफ है वो 53% गया है, ठीक है, केबीपीवाई का जनरल कैटेगरी में, ओके 53% है, एडमिट कार्ड मतलब जनरल में पास के लिए 53 है ना सर? हाँ, फिर मतलब आप क्वालिफाई कर जाए उसके लिए 53 है। अच्छा, से क्या होगा क्वालिफाई करने से, मतलब सर क्वालिफाई करने से क्या मिलेगा, मतलब क्वालिफाई करने के बाद फिर एक सेकंड राउंड इंटरव्यू का राउंड होता है, उसमें मोस्टली बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना? सर इस बारी कोई नहीं होगा इंटरव्यू, हाँ इस बारी इंटरव्यू नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसी बेसिस पे फिर होगा। नहीं सर, लिखा था उसमें कि इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, उसमें लिखा था, फॉर्म भर रहे थे ना। हाँ वो पता चल जाएगा, डोंट वरी, है ना, तो वो होता है, मोस्टली बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। अब बच्चा वहां जा करके इंटरव्यू में उल्टी सीधी बातें करेगा तभी, नहीं तो ऐसे क्वालिफाई तभी कर जाते हैं ना। यू शुड बी पोलाइट एंड यू शुड बी मॉडल, है ना, यू शुड हैव लर्निंग एटीट्यूड, आपको जो आता है वो वहां पे बताइए, पर निजी मत होइए, है ना, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, कुछ चीजें आप मिस कर सकते हैं, है ना, तो वो सीखने की कोशिश करिए, है ना, वो चीज है। अच्छा खासा इट्स अ चैलेंजिंग एग्जाम, यू हैव टू डू दिस, है ना बेटा, अच्छा है। सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? एडमिट कार्ड यही अभी मेल से ही आ जाएगा सर, है ना, या शायद इसी जो आपने डाउनलोड किया उसी से सारा हो जाता है।
वो तो मैं देख लूंगा, पहले आप करो। मेल डाले हो ना, अपना मेल याद रखना, जो मेल है मेल आईडी याद रखना। हाँ सर, ईमेल आईडी से डालो। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। हाँ सर, वो सब लिख ले। चलो जल्दी करो। मैंने यहाँ क्या किया है वो मैं समझाता हूँ, फिर दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो मैं तो कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो मैंने कहा dw इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स और dx डिस्प्लेसमेंट का डॉट होगा। अभी मैं इसमें एबी कॉस थीटा नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सीधे f की बात कही। f क्या है? f है माइनस के। तो f की जगह मैंने रख दिया माइनस के एक्स वेक्टर, माइनस के एक्स वेक्टर और डॉट dx ये रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं माइनस के को अलग कर ले रहा हूँ। माइनस के ऐसे हो गया और x डॉट dx, x डॉट dx। अब हम फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं? x डॉट dx में। इज दिस क्लियर? यस सर। बोलो अब देखो तो यही इसको तो बाहर क्यों निकाल? मेरी मर्जी में लिख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, बाहर लिखने में कोई प्रॉब्लम है कांस्टेंट को? नहीं सर, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो लिख दो बाहर में। हमें जिसके बीच में अब तुम यही बोलो माइनस 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप अगर करना है तो तुम नहीं लिख सकते हो माइनस 2 इंटू 3 इंटू आई कैप डॉट आई कैप, लिख सकते हो? हाँ सर, लिख सकते हैं। बाहर क्यों लिखा? आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बाहर लिखा है। तो ये हो गया माइनस से। अब बताओ आई कैप डॉट आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल है? बोलो। 0 डिग्री है सर। 0 डिग्री। जीरो ही ना आएगा, 1 इंटू कॉस 0 ही तो आएगा। हाँ सर। वही तो हमने किया। देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट किधर है? एक्स डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और dx फर्दर इलोंगेशन है ना? एक्स पर भी डायग्राम ऑपरेशन होगा तो वो भी इसी फॉर्मूले में आ जाता है ना? तो आप करोगे तो सेम आएगा रिजल्ट। तो बार-बार डिराइव नहीं करना है, एक लो और दोनों में अप्लाई करो। तो एक्स इलोंगेशन इधर है, एक्स का भी डायरेक्शन इधर है, dx का भी डायरेक्शन इधर है। तो अब हमारा फाइनली डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में है? एक्स और dx के बीच। एक्स और dx के बीच में। हाँ, अच्छा, यस सर। क्या है? 0 डिग्री एंगल है। माइनस के तो माइनस के रह गया, और ये हो गया x इनटू dx इनटू cos 0। तो ये आ गया माइनस kx dx। अब इंटीग्रेट कर दिया था, समझा? बोलो यूज। यस सर। हाँ सर, समझ गए। अब आप देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे भी वही आएगा। आपने क्या कहा कि हम लिखेंगे fs का मैग्नीट्यूड इनटू dx का मैग्नीट्यूड और fs का डायरेक्शन किधर है? fs का डायरेक्शन इधर और dx इधर है इनटू cos 1। fs का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? fs का मैग्नीट्यूड हो गया kx और dx का हो गया dx और cos 180 हो गया -1। ये हो गया -kx। समझा? सर बात बराबर। हाँ, क्योंकि x इस पर क्या है? देखो x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x पॉजिटिव में है तो x का मॉड क्या आएगा? x आएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होता x तो x का मॉड आता -x। समझे? क्योंकि नेगेटिव का मॉड लेते हैं तो -x होता है। मॉड का डेफिनेशन आपको पता है। ओके? हाँ सर। मॉड x विल बी इक्वल टू, याद रखो, और आपने भी पढ़ा है लास्ट टाइम, मॉड x इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x greater than equal to 0 minus x if x is less than equal to 0 लेस देन इक्वल टू less than 0। चलो ठीक है, तो ये काम हमने किया और स्प्लिट फोर्स का फॉर्मूला निकाला। चलो देखो, एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जानेंगे। ठीक है? आफ्टर डूइंग फ्यू क्वेश्चंस यू विल सी वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके बेटा? यस सर। चलिए, at 11:45 we will start the mathematics class. Okay? नहीं, केमिस्ट्री है ना? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री। चलिए, that's fine. So I'm going to end this lecture now.